एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ मेरे पिछले वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं विविध प्रश्नमाला जो अध्याय 3 से संबंधित है उसको मैं पूर्ण करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। मैट्रिक्स ए है -1 1 से बना हुआ, जिसका ऑर्डर है 2 × 2 और हमें इस क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग ए स्क्वायर ज्ञात करने का सिस्टम हमारा है ए × ए से, जिसको हम लोग मैट्रिक्स के रूप में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। इसके बाद पंक्ति गुणा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1 प्लस में 1, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 प्लस 1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 प्लस 1। इस आधार पर ये बन जाएगा 2 0 0 और 2 से बना हुआ एक मैट्रिक्स। इसमें से कॉमन ले लिया 2, तो बाकी आंसर बचेगा 1 0 0 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन आपकी उत्तरमाला के अंदर इसका कुछ और आंसर है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर यही आएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, जिसके अंदर एक मैट्रिक्स ए दिया गया है। दिया गया है कि मैट्रिक्स ए 4 2 -1 और 1 से बना हुआ है। तो हमें मान ज्ञात करना है a - 2i गुणा में a - 3i का। तो हम लोग सबसे पहले इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं पहले a - 2i का मान ज्ञात करता हूँ। ये आएगा 4 2 -1 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स, -2 गुणा में i का मतलब इकाई मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर वही होगा जो a का है, यानी 2 × 2 वाला। इसको मैं थोड़ा सा आगे हल करता हूँ, देखते हैं क्या उत्तर बनता है। तो यहाँ से a - 2i जो 2i है वो आएगा 4 2 -1 और 1 -2 0 0 और 2। i के साथ मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप बना 4 - 2 2 - 0 -1 - 0 और 1 - 2 से बना हुआ मैट्रिक्स। इस आधार पर ये मान आएगा 2 2 और -1 और -1 से बना हुआ मैट्रिक्स। ये है a - 2i। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम लोग a - 3i का मान भी ज्ञात करते हैं, जो कि बनेगा 4 2 -1 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स, और 3i को मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 3 0 0 और 3 से बना हुआ मैट्रिक्स। इनका अंतर लेने के बाद जो उत्तर बनेगा वो आएगा 1 2 -1 और -2 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 2। इस आधार पर हम लोग a - 2i गुणा a - 3i का मल्टीप्लाई करते हैं। यही हमारा मेन क्वेश्चन है, जो कि आएगा 2 2 -1 -1 से बना मैट्रिक्स। ये समीकरण 1 से लिखा है, और इसके साथ 1 2 -1 और -2 से बना हुआ मैट्रिक्स, इसको मैंने समीकरण नंबर 2 से लिखा है। इनका मल्टीप्लाई करते हैं पंक्ति गुणा स्तंभ से। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर बनेगा 2 और -2। फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर बनेगा 4 - 4। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो बन जाएगा -1 और +1। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर बनेगा -2 और +2 से बना हुआ मैट्रिक्स। ध्यान से देखूँ तो ये बन रहा है 0 0 0 और 0, यानी एक शून्य मैट्रिक्स बन रहा है, और जिसको हम व्यक्त कर सकते हैं कैपिटल O से। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक में जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें आंसर के लिए, जिसमें मैट्रिक्स ए और बी कुछ इस प्रकार हैं। ये ए और बी मैट्रिक्स है। अब हमें ए गुणा बी का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, ए का ऑर्डर 2 × 2 है
और बी का ऑर्डर 2 गुणा 1 है। इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या समान है, इसलिए ये गुणा संभव है। तो हम लोग ए गुणा बी करते हैं, 1 2 -3 -4 और गुणा में लिखा 5 -1। मैंने क्वेश्चन को चेंज किया है सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए। इसके बाद पंक्ति गुणा स्तंभ लगाया तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से ये बन जाएगा 5 -2। उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर बन जाएगा -15 और प्लस में 4 से बना हुआ मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर आएगा 2 गुणा 1। इस आधार पर यह बनेगा 3 और -11 से बना हुआ मैट्रिक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मैट्रिक्स ए और बी कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, जिसमें आयटा का यूज़ हो रहा है। कक्षा 11 में हमने पढ़ा था कि आयटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो उसका हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमें बी गुणा ए का मान ज्ञात करना है। अब बी गुणा ए संभव होगा क्योंकि ए और बी दोनों ही समान क्रम के वर्ग मैट्रिक्स हैं, अतः इनका गुणा संभव होगा। तो मैं पहले बी को लिख रहा हूँ 0 आयटा, आयटा और 0 से बनी हुई मैट्रिक्स, और मल्टीप्लाई में ए को लिख रहा हूँ माइनस आयटा 0 और आयटा से बनी हुई मैट्रिक्स। सीक्वेंस का विशेष ध्यान रखना है। पंक्ति गुणा स्तंभ लगाते हैं, तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर आएगा 0 + 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, जो कि बन जाएगा 0 और आयटा स्क्वायर। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, जिससे बन जाएगा माइनस आयटा स्क्वायर + 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इससे एलिमेंट बन जाएगा 0 + 0 से बना हुआ ये मैट्रिक्स। अब हम जानते हैं आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यहाँ पर पहला एलिमेंट 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1 और यहाँ पर 0। इस आधार पर आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ये वाला, सॉरी यहाँ पर आएगा +1, क्योंकि आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर 2 मैट्रिक्स दी गई हैं योग और अंतर के रूप में। देखते हैं। पहले a + b मैट्रिक्स दी गई है, जिसका मान है 3 5 -7 -1 1 4 और 11 8 और 0 से बनी हुई, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। फिर a - b मैट्रिक्स इसी प्रकार से दी गई है, जो कि 1 1 और -1 1 1 और 0, फिर 1 0 और 0 से मिलकर बनी हुई है। दोनों का ऑर्डर 3 गुणा 3 है। बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 2 वो भी किया है, लेकिन फ़र्क था थोड़ा सा कि वहाँ पर 2 गुणा 2 मैट्रिक्स थी, यहाँ पर 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स हैं। तो इनको हल करने का सिस्टम वही है, इसको हम लोग युगपत समीकरण की तरह ही हल करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 व 2 का योग करेंगे। जैसे हम योग करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में b से -b कैंसिल हो जाएगा, a और a का जोड़ बन जाएगा 2a। RHS में इन दोनों मैट्रिक्स का हमने योग करना है। मैं यहीं पर सीधा योग कर रहा हूँ, जो जहाँ पर है वहीं पर योग कर रहा हूँ, ये संगत अवयव का योग कर रहा हूँ। तो आंसर बनेगा 4 6 -8 0 2 4 12 8 और 0 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 2 पूरी मैट्रिक्स में से, तो यहाँ पर आएगा 2 3 और -4 0 1 और 2 6 4 और 0 से बनी हुई मैट्रिक्स। 2 से 2 को हमने कैंसिल कर दिया, तो इस आधार पर मैट्रिक्स ए हमें मिलेगी 2 3 -4 0 1 और 2 और 6 4 और 0 से बनी हुई मैट्रिक्स। ये आपका एक आंसर बन गया। इसी प्रकार हम लोग समीकरण 1 में से 2 घटाते हैं, देखते हैं उससे क्या आंसर बनेगा। LHS में a से a कैंसिल हो जाएगा और b जुड़कर बना देंगे 2b, और उसके बाद मैं इन दोनों मैट्रिक्स का अंतर ले रहा हूँ, जो कि आएगा 2 4 -6 -2 0 और 4 और 10 8 और 0 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसमें से भी मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ,
2 कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स बचेगी वो आएगी 1 2 और -3 -1 0 और 2 और 5 4 और 0, जिससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बाकी मैट्रिक्स बी जिसकी हमें आवश्यकता है वो बनेगी 1 2 और -3 -1 0 और 2 5 4 और 0, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें 2 मैट्रिक्स इक्वल दी गई हैं, वो जो कि इस प्रकार है। जब 2 मैट्रिक्स एक जैसी होती हैं तो हम जानते हैं कि उनके जो संगत अवयव हैं वो भी एक जैसे होते हैं। इस आधार पर हम लोग इनको इक्वल करना चाहते हैं पहले, ताकि हम x का मान ज्ञात कर पाएँ। इस प्रश्न में हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास आएगा x + 2 इक्वल -2। इस आधार पर x का मान आ जाएगा -4। फिर हम इन एलिमेंट को इक्वल करेंगे जिससे हमें y का मान मिल जाए, यानी -y - 2 इक्वल बन जाएगा 5, जहाँ से y का मान आ जाएगा -7। इस आधार पर हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है कि इसके अंदर दिया गया है कि एक मैट्रिक्स A है जिसकी कोटि 3 गुणा 4 है। तो AT की कोटि हम जानते हैं कि जब हम किसी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं तो उसकी कोटि उल्टी हो जाती है, यानी पंक्तियां और स्तंभ आपस में बदल जाते हैं। अब हमें इसके अंदर एक दूसरे मैट्रिक्स B की कोटि ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि माना B की जो कोटि है वो है m गुणा में n। तो BT की कोटि क्या बन जाएगी? BT की कोटि बन जाएगी n गुणा में m। अब क्वेश्चन ये है इसको आगे सॉल्व करने के लिए कि AT इंटू B संभव है। तो अगर 2 मैट्रिक्स का गुणा संभव होता है तो पहली के स्तंभ और दूसरे की पंक्तियां एक समान होनी चाहिए। इसका मतलब AT के स्तंभ संख्या AT की स्तंभ संख्या इक्वल B की पंक्ति संख्या। तो AT के अंदर स्तंभ की संख्या कितनी है? 3, और B में पंक्तियों की संख्या कितनी है? m। तो यहाँ से m का मान हमें मिल गया। m का मान कितना आ जाएगा? 3। इसके बाद उसने लिखा है कि A इंटू BT संभव है। अगर ये संभव है तो A की स्तंभ संख्या बराबर होनी चाहिए BT की पंक्ति संख्या के। इस आधार पर A की स्तंभ संख्या कितनी है? A की स्तंभ संख्या 4 है और BT की पंक्ति संख्या कितनी है? n। तो n का मान कितना आ गया? 4। तो हमारे पास 2 चीज़ें मिसिंग थी, m और n। हमने उनके मान ज्ञात कर लिए। इसलिए B की जो कोटि बनेगी, जो इस क्वेश्चन में मेन चीज़ थी जो हमें ज्ञात करना, तो B की कोटि बनेगी 3 गुणा 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर हमें एक सुसम्मित मैट्रिक्स दिया गया है और उसके आधार पर हमें एक एक चर x का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि किसी सममित मैट्रिक्स में जो मुख्य विकर्ण होता है उसके दोनों ओर के एलिमेंट जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, तभी तो वो सममित मैट्रिक्स बनता है। या यूँ कहें A बराबर क्या होता है? AT। उससे भी उत्तर आ जाएगा और इससे भी आ जाएगा। तो इस आधार पर जो हमारे पास सममित मैट्रिक्स है तो उसमें -x बराबर क्या बनेगा? 4। तो इस आधार पर x का मान कितना आ जाएगा? -4, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में एक 3 गुणा 3 कोटि की हमें मैट्रिक्स B ज्ञात करनी है, जिसमें Bij टाइप के एलिमेंट हैं। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर जो Bij बनेंगे वो बनेगा B11 B12 B13, 3 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ वाली मैट्रिक्स। B21 B22 B23 B31 B32 और B33।
ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत हल किए हैं। तो इसके अंदर बी आई जे जो है उसका मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया है, वो है आई गुणा जे। तो इस आधार पर हम लोग B11 का मान ज्ञात करेंगे, 1 गुणा 1 यानी 1। इस आधार पर B12 बनेगा 1 गुणा 2 यानी 2, और B13 बनेगा 1 गुणा 3 यानी कि 3। फिर B21 का मान बनेगा 2 गुणा 1 यानी कि 2। B22 का मान बनेगा 2 गुणा 2 यानी कि 4, और B23 का मान बनेगा 2 गुणा 3 यानी कि 6। B31 का मान बनेगा 3 गुणा 1 मानी 3। 3 का मान बनेगा 3 गुणा 2 यानी कि 6, और B33 का मान बनेगा 3 गुणा 3 यानी कि 9। इस आधार पर जो मैट्रिक्स B हमें मिलेगी वो मिलेगी 1 2 3 2 4 6 और 3 6 9 पंक्तियों वाली। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर दो मैट्रिक्स ए और बी कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, और हमें इसके अंदर ए प्लस बी टी का मान ज्ञात करना है। तो ए तो मैट्रिक्स हमारे पास सिंपल ही है, जैसी है बिल्कुल वैसी नोट कर दी। और बी मैट्रिक्स से हम बना देते हैं बी टी, यानी इसके पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं। तो -1 2 3 4 -5 -6, इससे इनके ऑर्डर एक जैसे हो गए। अब ये योग करने के लायक हैं। अब इनका योग करते हैं तो आएगा 2 - 1 3 + 3 -4 -5 -1 + 2 2 + 4 और 3 - 6। इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा 1 6 -9 1 6 और -3 से बनी हुई मैट्रिक्स। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। इसके जैसा क्वेश्चन अभी तक आपके आया नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें एक मैट्रिक्स ए दी गई है जिसमें लिखा है 6 2 5 और 4 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 2 × 2, और हमें कहा गया है कि इस मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैंने इसके लिए आपको विधि बताई थी कि सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, AT। तो AT आ जाएगा 6 2 और 5 4 से बना हुआ मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर भी क्या बनेगा 2 × 2। इसके बाद हम 1/2 A + AT ज्ञात करेंगे। तो 1/2 को बाहर रखा और A और AT के जो एलिमेंट है उनका योग कर दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 7 7 और 8 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसके अंदर 1/2 का अंदर गुणा कर दिया, तो यहाँ पर बन जाएगा 6 7/2 7/2 और 4 से बना हुआ मैट्रिक्स। ये 1/2 A + AT का मान आ गया, जिसको लगा दिया समीकरण 3। इसी प्रकार हम लोग 1/2 A - AT का मान भी ज्ञात करते हैं। तो A - AT पहले ज्ञात कर लेते हैं, फिर बाद में उसमें 1/2 का गुणा कर देंगे। A और AT का अंतर लूँगा तो आएगा 0 -3 +3 और 0 से बना हुआ मैट्रिक्स। 1/2 का अंदर गुणा कर दूंगा तो यह आएगा 0 -3/2 +3/2 और 0। ये समीकरण नंबर 4 लगा दिया। अब इसके अंदर समीकरण 3 जो है वो एक है सममित मैट्रिक्स, और समीकरण 4 क्या बन जाएगी, एक विषम सममित मैट्रिक्स। अतः जो मैट्रिक्स A है उसके लिए हम सूत्र लिखेंगे। मैंने बताया था पहले ही कि 1/2 A + AT प्लस 1/2 A - AT होता है। तो हम लोग A को लिखेंगे A + AT वाला मान समीकरण 3 से, और A - AT वाला मान समीकरण 4 से जब इसके अंदर रखते हैं तो बन जाएगा 6 7/2 7/2 और 4 से बना हुआ मैट्रिक्स, प्लस 0 -3/2 3/2 और 0 से बना हुआ मैट्रिक्स, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके अंदर पहला पार्ट बनेगा सममित
और दूसरा पार्ट बन जाएगा विषम सममित। इसको आगे हल नहीं करना है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे, तो ये सममित और विषम सममित मैट्रिक्स का योग बन जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, सीखने के लिहाज से बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, ये मैट्रिक्स ए है, तो हम इस आधार पर ए टी का मान भी ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि जो ए की पंक्तियां उनको स्तंभ में बदल देते हैं, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये बन गई ए टी। अब हमें इसके अंदर 4 पार्ट करने हैं सिद्ध। पहले पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि ए टी टी इज इक्वल ए। अगर 2 बार हम परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कर देंगे तो वापस क्या मिल जाएगा, ए। इसके लिए मैं LHS ले रहा हूँ और LHS में मैं AT का मान लिख रहा हूँ, उसके ऊपर लगा दूंगा T। LHS है 2 - 1 0 1 0 1 1 2 3, ये AT है और इसके ऊपर लगा दिया T। यूँ भी हो सकता है, किसी मैट्रिक्स के ऊपर सीधा T लगा देंगे तो भी उसका वही मतलब है जो सिंपली AT का होता है। अब मैंने यहाँ पर जो अंदर मैट्रिक्स लिखी है ये वाली, ये खुद AT है और मैंने इसके ऊपर लगा रखा है T। तो इसको हम लोग पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 - 1 0, ये पहली पंक्ति थी, 1 0 1 ये दूसरी पंक्ति और 1 2 3 ये तीसरी पंक्ति थी। ध्यान से देखिए, ये वापस A बन गया जो कि आपकी RHS है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो था वो कुछ ऐसे आप लोगों को हल करके बताना है। दूसरे पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि A + AT सममित मैट्रिक्स है। A + AT सममित मैट्रिक्स है। इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो A + AT का योग आएगा वो B है और हम इस आधार पर B को ज्ञात करते हैं A और AT के योग से। A मैट्रिक्स लिखते हैं पहले, और उसके साथ AT लिखते हैं। ये बन गया B मैट्रिक्स। अब B मैट्रिक्स को हम ज्ञात कर लेते हैं योग करते हुए, तो आ जाएगा 4 0 1 0 0 3 1 3 और 6। इससे बना हुआ मैट्रिक्स हम लोगों को मिल गया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो B है ये एक सममित मैट्रिक्स होगा, तो हम लोग BT को ज्ञात करते हैं। तो BT क्या बनेगा, अब जिसको भी सममित मैट्रिक्स सिद्ध करना हो उसके लिए हमेशा पहले जो उसका परिवर्त मैट्रिक्स है उसको ज्ञात करना चाहिए। तो मैं इसीलिए मैं B को जब मुझे सिद्ध करना है कि एक सममित मैट्रिक्स है तो मैं इसका परिवर्त मैट्रिक्स BT ज्ञात कर रहा हूँ। तो BT बन जाएगा 4 0 1 0 0 3 और 1 3 और 6। अब अगर ध्यान देंगे तो B और BT में कोई फ़र्क नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, स्पष्ट है कि B = BT, जिसका मतलब क्या हुआ, B एक सममित मैट्रिक्स है। और B को हमने मान रखा था कि B वास्तव में क्या था, A + AT ही था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, वही मान चेंज करेंगे कि A + AT भी एक सममित मैट्रिक्स होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, हमें यही सिद्ध करना था। इसी प्रकार से हमें पार्ट नंबर 3 में ये सिद्ध करना है कि A - AT एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है। बिल्कुल दूसरे पार्ट की तरह मैं इसको हल करूँगा। मैं मान लेता हूँ कि A - AT को जब हम हल करेंगे तो एक मैट्रिक्स क्या मिलेगा, C। तो इस आधार पर हम C को ज्ञात कर लेते हैं। 2 1 1, पहले A को लिख रहा हूँ, -1 0 और 2
और 0 1 और 3 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसके साथ माइनस करके 80 लिखा, 2 1 1 माइनस 1 0 और 2 और 0 1 और 3 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसको हम आगे हल करते हैं तो देखते हैं सी क्या आएगा। ये आएगा 0 प्लस 2 1 माइनस 2 0 और 1, फिर माइनस 1, फिर माइनस 1 और फिर आएगा 0। ये हमारे पास आ गया सी मैट्रिक्स। तो हमें सी को, अब हम सी को सिद्ध करें कि ये विषम सममित मैट्रिक्स है। तो जिसको सममित या विषम सममित सिद्ध करना होता है उसके लिए ही हम हमेशा टी यानी जो परिवर्त मैट्रिक्स है उसको ज्ञात करते हैं। तो इसलिए मैं अब सी टी को ज्ञात कर रहा हूँ। सी टी आएगा 0 2 1 माइनस 2 0 और 1 और माइनस 1 और 0। मैंने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस सी टी में से माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 0 प्लस 1 माइनस 1 और 0। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर सी टी जो बन रहा है वो माइनस को छोड़ने के बाद जो इक्वल में जो हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है वो वापस क्या बन रही है, सी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सी एक विषम सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है। और सी हमने मान रखा था जो था a माइनस ए टी, तो इसका मतलब a माइनस ए टी भी एक विषम सममित मैट्रिक्स होगी और हमें यही सिद्ध करना था। तो जिसको सममित या विषम सममित सिद्ध करना हो, अगर वो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स से बन रहा है, जैसे यहाँ पर a प्लस ए टी और a माइनस ए टी बन रहा था, तो उसको कोई अन्य मैट्रिक्स b c d इस प्रकार मान लें और उसके बाद उसका t यानी b मान रखा है तो bt और c मान रखा है तो ct ज्ञात करके उस आधार पर हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये सममित मैट्रिक्स है या विषम सममित मैट्रिक्स है। इसके फोर्थ पार्ट में दो चीज़ें हैं। हमें पहले सिद्ध करना है AAT एक सममित मैट्रिक्स है। तो इसको मैं A पार्ट बना रहा हूँ। तो A इंटू ए टी का मान ज्ञात करना है। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि जो ये A इंटू ए टी है ये मैट्रिक्स D बनेगी। तो अब मैं मैट्रिक्स D ज्ञात करूँगा, जिसके लिए मैं पहले A और ए टी का गुणा करूँगा। तो A 2 1 1 माइनस 1 0 2 और 0 1 और 3 से बनी हुई मैट्रिक्स आएगी। और इनटू में ए टी का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा 2 1 1 माइनस 1 0 2 और 0 1 और 3 से बनी हुई मैट्रिक्स। इनका हमें आपस में गुणा करना है, जिससे हमें मैट्रिक्स डी मिल जाएगी। अब हम लोगों को गुणा करना आता है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट में हल करूँगा। तो डी का मान जो आएगा वो मैं सीधी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, आप लोग हल करके चेक कर लीजिएगा। वो आएगा 5 2 6 0 4 0 5 6 और 4 6 और 10 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब मुझे D यानी A इंटू ए टी को सिद्ध करना है सममित या विषम सममित, इसलिए मैं डी टी का मान ज्ञात करूँगा, जो कि आएगा 6 0 4 0 5 6 4 6 और 10 से बनी हुई मैट्रिक्स, यानी ये सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगी। तो यहाँ से स्पष्ट है कि D बराबर क्या बनेगा, dt। इसका मतलब D एक सममित मैट्रिक्स है, D एक सममित मैट्रिक्स है और D हमने मान रखा था जो कि वास्तव में था A इंटू ए टी। तो इसका मतलब A इंटू ए टी भी एक सममित मैट्रिक्स है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। इसी हिसाब से हमें सिद्ध करना है कि ए टी इंटू ए भी एक सममित मैट्रिक्स है। इसका बी पार्ट ले रहा हूँ कि ए टी इंटू ए एक सममित मैट्रिक्स है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए मैं ए टी इंटू ए को ई मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ए टी और ए का मल्टीप्लाई करूँगा। तो ए टी लिख लिया पहले, 2 माइनस 1 0 1 0 1 एंड 1 2 एंड बन जाएगा 3।
और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ए का, जो आएगा 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 और 3 से बना हुआ मैट्रिक्स। जब मैं इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूँगा पंक्ति इंटू स्तंभ के मेथड से, तो 80 इंटू ए यानी ई का मान आएगा 5 2 0 2 2 4 और 0 4 और 14 से बना हुआ मैट्रिक्स। अब मुझे सिद्ध करना है कि ये एक सममित मैट्रिक्स है, तो इसके लिए मैं इसका टी यानी कि ई टी ज्ञात करूँगा, जो खुद वापस क्या आएगा 5 2 0 2 2 4 0 4 और 14 से बना हुआ मैट्रिक्स। यहाँ फिर से स्पष्ट है कि ई और ई टी भी सेम होंगे, और इसके सेम होने का मतलब है कि ई एक सममित मैट्रिक्स होगी या सममित मैट्रिक्स है। और ई वास्तव में क्या था, वो था 80 इंटू में ए, यानी ये भी एक सममित मैट्रिक्स होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के जो चारों पार्ट है वो हो गए सिद्ध। तो जिसको भी आपने सममित या विषम सममित सिद्ध करना हो, आपको इसी मेथड से ही सारा काम करना चाहिए। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दो मैट्रिक्स ए और बी दिए गए हैं। ये ए और बी मैट्रिक्स हैं, और साथ में इसकी एक बात और की गई है जो कि हमें प्रश्नानुसार दिया गया है कि 3a माइनस 2b प्लस c एक जीरो मैट्रिक्स बनाएंगे। इस आधार पर हमें सी मैट्रिक्स को ज्ञात करना है। तो हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखा 3 गुणा में a माइनस 2 गुणा में b प्लस c इक्वल 0 मैट्रिक्स। लेफ्ट हैंड साइड की दोनों मैट्रिक्स को मैं RHS में लेके जा रहा हूँ, तो LHS में बचेगा सिर्फ c। उधर जो जीरो मैट्रिक्स है उसमें कोई जोड़ें या घटाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जीरो हटाने के बाद जो बचेगा वो है 2 गुणा माइनस 2 1 3 2, दूसरी मैट्रिक्स को पहले लिखा है क्योंकि उसका चिन्ह बन जाएगा प्लस, माइनस 3 गुणा में 4 2 1 और 3 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसको हल कर लेते हैं जिससे हमें सी मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर बनेगा -4 -2 6 और 4 से बनी मैट्रिक्स। मैंने 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर मैं अंदर 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो बन जाएगा 12 6 3 और 9 से बनी हुई मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स का अंतर लूँगा तो -4 -12 -2 -6 6 -3 और 4 -9 से बनी हुई मैट्रिक्स बनेगी। इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर माइनस की बजाय आएगा प्लस, तो यहाँ पर माइनस की बजाय आएगा प्लस, यहाँ भी आ जाएगा प्लस। तो इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा -16 -4 प्लस का 3 और माइनस का 5। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमें एक 2 गुणा 3 कोटि का एक मैट्रिक्स बी ज्ञात करना है, जिसमें एलिमेंट होंगे BIJ टाइप के, जिसका ऑर्डर है 2 गुणा 3। तो इसमें एलिमेंट बनेंगे B11 B12 B13 B21 B22 और B23, इस टाइप के हमें इस मैट्रिक्स को ज्ञात करना है। यहाँ पर BIJ को ज्ञात करने का जो सूत्र दिया गया है वो है I प्लस 2J का स्क्वायर और बटे में दिया गया है 2। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हमें ये बाकी सारे एलिमेंट ज्ञात करने हैं। तो मैं यहाँ पर पहले B11 को ज्ञात कर रहा हूँ। इसमें I और J का मान 1 1 है, तो बन जाएगा 1 प्लस 2 का गुणा 1 से 2 ऊपर स्क्वायर और बटे में 2। इस आधार पर ये बन जाएगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, यानी उत्तर आ जाएगा 9 बटे 2। इस आधार पर ही हम B12 का मान ज्ञात करते हैं, जो आएगा 1 प्लस 4 ऊपर स्क्वायर और बटे में 2, उत्तर बना देगा 25 बटे में 2। फिर हम ज्ञात करते हैं B13, जो कि आएगा 1 प्लस 6 का होल स्क्वायर और बटे में 2, उत्तर बन जाएगा 49 बटे में 2। फिर हम ज्ञात करते हैं B21, तो आ जाएगा 2 प्लस 2
का होल स्क्वायर बटे में 2, जो बनाएगा 16/2, यानी कि उत्तर बना देगा 8। फिर हम ज्ञात करते हैं B22, जो कि बनेगा 2 + 4 का होल स्क्वायर और बटे में 2, ये आएगा 36/2 यानी कि 18। इसी हिसाब से B23 ये बन जाएगा 2 + 6 का होल स्क्वायर और बटे में 2, ये बन जाएगा 64/2 यानी कि 32। ये सारे एलिमेंट हम लोगों को मिल गए हैं। इस आधार पर जो मैट्रिक्स B बनेगा वो बन जाएगा कुछ ऐसा: 9/2, 25/2 और 49/2, 8, 18 और ये 32। ये 2 पंक्तियों वाला मैट्रिक्स आपके सामने है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं A, B और C, जो कि इस प्रकार हैं। ये A, B और C मैट्रिक्स हैं और हमें A गुणा B गुणा C पहले ज्ञात करना है और उसके बाद हमें A, B, C की जो पहली पंक्ति है उसके एलिमेंट के बारे में सूचना देनी है। तो पहले हम A गुणा B गुणा C ज्ञात करते हैं। मैं पहले B और C का मल्टीप्लाई करूँगा, बाकी काम बाद में। तो मैं इसको लिख रहा हूँ A गुणा और B जो हमारी मैट्रिक्स है उसको लिखा, फिर जो C मैट्रिक्स है उसको लिख लिया मल्टीप्लाई में, ये -1 0 1। इसका ऑर्डर 3 गुणा 3, इसका ऑर्डर 3 गुणा 1। तो इसका मतलब इनका गुणा संभव है, इनका गुणा संभव है। तो A को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी जो 2 मैट्रिक्स लिखी हैं उसमें पंक्ति गुणा स्तंभ, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो यहाँ पर बन जाएगा -1 + 0 + 0। फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पर बन जाएगा 0 0 और +2। फिर तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ लिया तो बन जाएगा 0 + 0 + 7 से बनी हुई मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर आएगा 3 गुणा 1। इस आधार पर ये बन जाएगा A गुणा में -1 +2 और +7 से बनी हुई मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 3 गुणा 1। अब मैट्रिक्स A को मैं वापस लिख रहा हूँ, जो कि है -1 0 1 2 3 -2 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, और इसके साथ लिखा है -1 2 और 7 मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर है 3 गुणा 1। इसका मतलब इनका गुणा भी हो जाएगा। तो अब फिर से इस पे पंक्ति गुणा स्तंभ लगाते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। संगत योग का गुणा करके योग करूँ तो आएगा +1 0 और 7 का 1 से गुणा किया तो 7। ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट बन गया। अब इसके साथ साथ दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ इसके नीचे लिखूँगा। तो संगत योग का गुणा बनेगा -2 + 6 और -14। ये ऑर्डर बन गया 2 गुणा 1 का। इसके बाद इसका उत्तर आएगा 8 और बटे में नीचे आ जाएगा -10। ये हमारे पास आ रही है A गुणा B गुणा C मैट्रिक्स, जिसके अंदर पहली पंक्ति में केवल मात्र एक एलिमेंट है 8। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? अभीष्ट अवयव, ये बन जाएगा 8। ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक मैट्रिक्स A दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। मैट्रिक्स A है cos थीटा साइन थीटा -sin थीटा और cos थीटा से बना हुआ एक मैट्रिक्स। तो इस आधार पर हम लोग AT ज्ञात करते हैं। तो AT आएगा cos थीटा -sin थीटा और sin थीटा और cos थीटा से बना हुआ मैट्रिक्स। इन दोनों को मिला के हम इक्वेशन नंबर 1 लगा लेते हैं। अब हमें A × AT का मान ज्ञात करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पहले A को लिखते हैं और फिर हम लोग लिखेंगे AT को, और AT को लिखने के बाद हम इसमें पंक्ति गुणा स्तंभ वाली विधि का उपयोग करेंगे। गुणा इनका हो सकता है क्योंकि ये दोनों समान कोटि की वर्ग मैट्रिक्स हैं। तो पंक्ति गुणा स्तंभ, तो यहाँ पर बन जाएगा cos और cos का गुणा cos स्क्वायर थीटा और sin का गुणा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो बन जाएगा -cos थीटा × sin थीटा
प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ पर बन जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। और इसी के साथ दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ लूँगा तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वापस उसी क्रम की यानी 2 गुणा 2 की एक नई वर्ग मैट्रिक्स मिल गई हमें। इसको आगे हल करते हैं तो देखिए कुछ चीज़ें इसमें कैंसिल हो रही हैं और कुछ चीज़ें जुड़ जाएंगी। ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों पद भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ पर तो आएगा 1, यहाँ पर दोनों जगह 0 और लास्ट कॉर्नर में बन जाएगा 1। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ये 2 इकाई की एक इकाई मैट्रिक्स भी बन रही है, तो इसको I2 भी लिख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। इसके बाद है इसका प्रश्न नंबर 17। इसके अंदर 3 मैट्रिक्स का गुणा लिखकर इक्वल लिखा गया 0 मैट्रिक्स और हमें एक x का मान ज्ञात करना है। ये बन गया आपका क्वेश्चन। इसके अंदर हम हमेशा की तरह ऐसे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए एक x एक वाली जो पहली मैट्रिक्स है उसको रख दिया एज इट इज। इन दोनों का गुणा पंक्ति गुणा स्तंभ से किया, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इस आधार पर इसका उत्तर आएगा 1 + 4 + 9। फिर दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो उत्तर आएगा 4 + 10 + 18 से बनी हुई मैट्रिक्स, सॉरी एक पंक्ति। उसके बाद तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर उत्तर आएगा 3 + 4 + 15। ये मैट्रिक्स बन गई जिसका ऑर्डर है 3 गुणा में 1 इक्वल 0 मैट्रिक्स। इसको थोड़ा हल करते हैं तो 1 इसका ऑर्डर है 3 गुणा में 1, सॉरी 1 गुणा में 3, एक पंक्ति और 3 स्तंभ है। और जो दूसरी मैट्रिक्स हम लोगों ने अभी सॉल्व की है, इसका उत्तर जो बन रहा है वो आ रहा है 14, फिर 32 और फिर 22 से बनी हुई एक स्तंभ मैट्रिक्स आ रही है जिसका ऑर्डर है 3 गुणा में 1 इक्वल में 0 मैट्रिक्स। इनका गुणा भी संभव है और लास्ट में जो उत्तर आएगा वो 1 गुणा 1 की मैट्रिक्स आएगी। तो हम लोग इसमें भी पंक्ति गुणा स्तंभ कर रहे हैं। संगत अवयवों का गुणा किया तो 14 एकम 14, x का 32 से गुणा किया तो 32x और 1 का 22 से गुणा किया तो 22 इक्वल 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 1 गुणा 1 है तो 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 1 गुणा 1 आएगा, तो इसमें आएगा एक एलिमेंट 0 और 1 गुणा 1। इस आधार पर 32x प्लस यहाँ पर बन जाएगा 36 और इक्वल में आ रहा है 0 मैट्रिक्स जिसमें 1 0 है। तो यहाँ से 32x + 36 का मान आएगा 0, जिसको मैं आगे हल करता हूँ तो x का मान बनेगा -36/32। 8 का भाग लगा दें, सॉरी 4 का भाग लगा दें तो यहाँ पर बन जाएगा -9/8, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें एक मैट्रिक्स B कुछ इस प्रकार दिया गया है जो है A, B, C और D एलिमेंट से बना हुआ है। तो हम लोगों को इसमें कुछ सिद्ध करना है। उसके लिए मैं B² का मान पहले ज्ञात कर लेता हूँ और B² का मतलब B का गुणा B से, तो इसी मैट्रिक्स का गुणा इसी मैट्रिक्स से करता हूँ। पंक्ति गुणा स्तंभ वाला मेथड लगाया तो यहाँ से B² का मान बन जाएगा A² + BC, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ से AB + BD, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ AC + CD और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से BC + D²। ये मेरे पास एक B² मैट्रिक्स आ गई। B को समीकरण 1 लगा देता हूँ और B² को समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ। अब हमें जो करना है सिद्ध, उसकी मैं LHS ले रहा हूँ। LHS है इसके अंदर B² - A + D × B।
जिसको हम हल करते हैं तो बी स्क्वायर तो बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और बी सी प्लस डी स्क्वायर एलिमेंट वाली एक मैट्रिक्स जो समीकरण 2 में है, माइनस ए प्लस डी इंटू में लिखा बी मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स है ए बी सी और डी से बनी हुई। अब इसमें जो बाहर ए प्लस डी लिखा है ये कोई संख्या होगी, इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर मैट्रिक्स के करूँगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी, बी सी प्लस डी स्क्वायर, ये तो पहली मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट का ए प्लस डी से जब गुणा करूँगा तो वहाँ पर बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी, ए बी प्लस बी डी, ए सी प्लस सी डी और ए डी प्लस डी स्क्वायर। इन दोनों मैट्रिक्स का अंतर लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी, यहाँ पर बनेगा ए बी प्लस बी डी माइनस ए बी माइनस बी डी, यहाँ पर बनेगा ए सी प्लस सी डी माइनस ए सी माइनस सी डी, यहाँ पर बनेगा बी सी प्लस डी स्क्वायर माइनस ए डी माइनस डी स्क्वायर। इसमें जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको हम लोग यहीं पे कर देते हैं कैंसिल। तो यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर ए बी से ए बी, बी डी से बी डी, इस जगह पर ए सी से ए सी और सी डी से सी डी, और इस जगह पर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। इस आधार पर जो हमारी LHS है वो कुछ इतनी बन जाएगी, बी सी माइनस ए डी 0 0 और बी सी माइनस ए डी। इस मैट्रिक्स में से ये बी सी माइनस ए डी आ सकता है कॉमन, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। इसको कॉमन लेने के बाद बाकी जो बचा हुआ है 1 0 0 और 1, जो मैट्रिक्स बची है वो एक इकाई मैट्रिक्स है जिसकी कोटि 2 है, तो वो बी सी माइनस ए डी और दूसरी मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया I2, और यही आपकी RHS है। ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दो मैट्रिक्स ए और बी कुछ इस प्रकार दी गई हैं। ये ए और बी मैट्रिक्स हैं जिसमें ए तो एक इकाई मैट्रिक्स ही है, और हमें एक मान ज्ञात करना है। उसके लिए मुझे ए इंटू कैपिटल ए और पी इंटू कैपिटल बी की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं पहले से इनके मान ज्ञात कर लेता हूँ। वो आएगा ए 0 0 ए से बनी मैट्रिक्स, और ये आएगा 0 बी माइनस बी और 0 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसको मैं समीकरण नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। अब मुझे दो मान और ज्ञात करने हैं। वो है, एक तो है ए प्लस बी का मान, तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो आ जाएगा दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दूँ तो आ जाएगा ए बी माइनस बी और ए से बना हुआ मैट्रिक्स, समीकरण 2। और मुझे एक मान और ज्ञात करना है ए माइनस बी का। तो इन ऊपर वाली दोनों मैट्रिक्स जो समीकरण 1 में लिखी है इनका अंतर लेता हूँ, तो आएगा ए माइनस बी प्लस बी और ए। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 3। अब मुझे प्रश्न को आगे हल करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो अभी हमने समीकरण 2 और 3 में ज्ञात किया है। वो है ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। इनका मान ज्ञात करते हैं। तो इस आधार पर इनका जो गुणा बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, या दो मैट्रिक्स ऐसी बनेंगी, ए बी माइनस बी ए से बना हुआ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ए माइनस बी और बी ए से बना हुआ मैट्रिक्स। इन दोनों का गुणा करते हैं, और इन दोनों का जो हमें गुणा करना है वो हम जानते ही हैं पंक्ति गुणा स्तंभ वाले मेथड से। तो पंक्ति गुणा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो
तो यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस ए बी प्लस ए बी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस ए बी प्लस ए बी, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर से बना हुआ मैट्रिक्स। इस आधार पर कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, ये बी से ए बी, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। बाकी जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस मैट्रिक्स में से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस आधार पर बाकी बचेगा 1 0 0 और 1, जो कि ये जो मैट्रिक्स बचा है ये वैसे तो इकाई मैट्रिक्स है, लेकिन आपके प्रश्न में इसको ए मैट्रिक्स कहा गया है। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन कुछ यूँ था कि जो दो मैट्रिक्स ए और बी आपको दिए गए हैं, तो इस ए और बी वाले मैट्रिक्स का गुणा जो है वो मैट्रिक्स ए के रूप में ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में आप इसको सॉल्व करते जाइए, लास्ट में जो उत्तर बनेगा वो अपने आप ही ए के रूप में बन जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सॉल्व कीजिए, आंसर अपने आप बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से दो मैट्रिक्स ए और बी हमें दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। इसको मैंने समीकरण 1 का नाम दिया है। अब मुझे जो सिद्ध करना है उसके लिए मुझे पहले कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से पहली है ए स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर का मान ज्ञात करता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए होगा, और ए मैट्रिक्स का गुना ए से हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पर ए और बी दोनों ही समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स हैं, अतः इनका गुणा हमेशा संभव होगा। अब ए और ए का गुणा, ए और बी का गुणा, बी से बी का गुणा, ये सारे के सारे हो जाएंगे संभव। तो अब ए गुणा ए ज्ञात करता हूँ पंक्ति इंटू स्तंभ से, तो यहाँ पर आएगा 4 - 1, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से, तो उत्तर आएगा 2 + 2, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -2 - 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 और +4। इस आधार पर जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी वो आ जाएगी 3 4 -4 और 3 से बनी हुई मैट्रिक्स। इसको लगा दीजिए समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हम बी स्क्वायर मैट्रिक्स भी ज्ञात करते हैं, जो कि बी इंटू बी से ज्ञात होगी। 1 4 - 1 1 मल्टीप्लाई 1 4 - 1 1। इनका गुणा भी पंक्ति इंटू स्तंभ से करते हैं, तो उत्तर आएगा 1 -4 4 + 4 -1 -1 और -4 और +1। इस आधार पर इसका उत्तर बन जाएगा -3 8 -2 और -3 से बनी हुई मैट्रिक्स। ये बी स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही है, जिसको लगा दिया समीकरण नंबर 3। अब हम लोग a - b भी ज्ञात करते हैं, जिससे हम a - b का स्क्वायर भी ज्ञात करेंगे। तो a - b यानी a और b का अंतर लेंगे, तो उत्तर आएगा 1 -3 0 और 1 से बनी हुई मैट्रिक्स। जिसके बाद a - b का जो स्क्वायर है वो हम ज्ञात कर लेंगे 1 - 3 0 1 गुणा 1 - 3 0 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स। इनका भी जब हम आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर कुछ ऐसा आएगा 1 - 6 0 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 4। तो हमने जो 2 3 और 4 अभी हल किए हैं वो इसलिए हल किए हैं ताकि हम लोग एक ही चीज़ को जब हम सिद्ध करें तो उसके अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन हमें एक साथ ना करनी पड़े, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन एक साथ करते हैं तो उसमें मिस्टेक होने का कोई ना कोई चांस रहता है। इसलिए मेरी आदत है मैं हमेशा बच्चों को सारी कैलकुलेशन अलग अलग करने के लिए कहता हूँ। अब अगला काम एक और है, वो है a × b को ज्ञात करना। ये आखिरी है, उसके बाद हम आपका प्रश्न हल करना शुरू करेंगे। a और b का मल्टीप्लाई भी करते हैं। a है 2 1 -1 और 2 से बना हुआ मैट्रिक्स, और b है 1 4 -1 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स। इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं,
वही पंक्ति गुणा स्तंभ वाले मेथड से। तो इसका आंसर बन जाएगा 1, 9, -3 और -2 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 5। अब मुझे जो सिद्ध करना है वो एक्चुअल में आपका क्वेश्चन ये था, सिद्ध करना है कि a माइनस बी का जो स्क्वायर आएगा वो नॉट इक्वल आएगा a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हम लोग इसके अंदर जो LHS है वो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका मान हम लोगों ने ज्ञात कर रखा है ऑलरेडी। समीकरण नंबर जो आपकी है 4, उसके अंदर इसका मान है 1, -6, 0 और 1 से बना हुआ मैट्रिक्स। ये लिखा है मैंने समीकरण 4 से। अब मैं इसके अंदर RHS का मान देखता हूँ, जो है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिनके मान मैं समीकरण 2, 3 और 5 से इसके अंदर पुट करता हूँ। तो a² का जो मान है वो है 3, 4, -4 और 3 से बना हुआ मैट्रिक्स, -2 a गुणा b समीकरण 5 में लिखा हुआ है 1, 9, -3 और -2 से बना हुआ मैट्रिक्स, और प्लस b² जो मैट्रिक्स है जो कि समीकरण नंबर जो है 3 उसके अंदर है, और वो मैट्रिक्स है -3, 8, -2 और -3 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पर बनेगा 3, -2, -3, दूसरी जगह पर बनेगा 4, -18 और +8। फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में बनेगा -4, +6 और -2, और दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में बनेगा 3, +4 और -3। इसको आगे हल करते हैं तो यहाँ पर बनेगा -2, -6, 0 और 4 से बना हुआ मैट्रिक्स। अब यहाँ से स्पष्ट है कि LHS नॉट इक्वल RHS, और असल में इस क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों वैल्यू एक जैसी नहीं आएंगी। तो ये हमारे प्रश्न का आखिरी उत्तर बन गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसके अंदर फिर से एक मैट्रिक्स A दी गई है, जो कि इस प्रकार है। A मैट्रिक्स है 3, -2, 4, -2 से बनी हुई, और हमें इसके अंदर a² की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं a² को ज्ञात कर लेता हूँ। तो 3, -2, 4, -2, इसी मैट्रिक्स का गुणा इसी मैट्रिक्स से करेंगे तो हमें a² मिल जाएगा। इनका गुणा करते हैं, गुणा करके देखते हैं क्या उत्तर बनेगा। तो उत्तर आएगा 9, -8, -6 + 4 +12 -8, -8 और +4। इस आधार पर a² बन जाएगा 1, -2, 4 और -4 से बना हुआ मैट्रिक्स। ये a² आ रहा है, इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 2। अब प्रश्नानुसार इसमें एक शर्त दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है, जो है a² इक्वल KA माइनस 2I2। I2 का मतलब 2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स है, तो हमें K का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास समीकरण 1 और 2 में जो भी मान है वो हम इसके अंदर पुट करते हैं। तो आएगा 1, -2, 4 और -4 से बनी मैट्रिक्स है। तो LHS में आई समीकरण 2 से। K × A का मतलब हम A के प्रत्येक एलिमेंट का गुणा K से कर देते हैं, तो आ जाएगा 3K, -2K, 4K और -2K से बनी हुई मैट्रिक्स। और I2 हम जानते हैं 2 कोटि की इकाई मैट्रिक्स, तो 1, 0, 0 और 1 से बनी मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप में 1, -2, 4 और -4 से बनी हुई मैट्रिक्स। इक्वल में जो 2 मैट्रिक्स हैं उनमें दूसरी मैट्रिक्स में 2 का गुणा करके अंतर ले रहा हूँ, तो बनेगा 3K -2, -2K, 4K और -2K -2 से बनी हुई मैट्रिक्स। अब चूंकि मैट्रिक्स एक समान है, अतः संगत अवयव भी एक समान होंगे। इस आधार पर
मैं इन दो एलिमेंट को इक्वल कर देता हूँ जिससे सबसे आसानी से मान आ जाए। तो -2 बराबर -2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 में 2 का भाग दिया तो बचेगा 1। इस आधार पर के का मान प्राप्त हो जाएगा 1, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर 3 मैट्रिक्स ए और बी सी इस प्रकार हैं। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं जिसके अंदर यूज़ किया जा रहा है आयोटा का। अब हमें जो चीज़ सिद्ध करनी है उसके लिए मुझे कुछ मानों की ज़रूरत है। वो मान मैं पहले से ज्ञात कर लेता हूँ। पहला है ए स्क्वायर, तो ए का ए से गुणा करके मैं ए स्क्वायर का मान ज्ञात करूँगा। वही सिस्टम पंक्ति गुणा स्तंभ वाला, उससे इसका आंसर बनेगा आयटा स्क्वायर 0 0 और आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो इस आधार पर यह बन जाएगा -1 0 0 और -1। अगर मैं इस पर ध्यान दूं तो इसमें से -1 कॉमन आ सकता है, तो -1 कॉमन आने के बाद बचेगा 1 0 0 और 1, जो कि है एक इकाई मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर का मान बन सकता है माइनस बाहर रहते हुए I2। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। इसके बाद इसी प्रकार हम बी स्क्वायर का मान भी ज्ञात करते हैं, जो आएगा 0 -1 1 और 0 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसका गुणा खुद इसी मैट्रिक्स से कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पंक्ति गुणा स्तंभ से जो बनेगा वो वापस बनेगा -1 0 0 और -1 से बना हुआ मैट्रिक्स। इस आधार पर जो बी स्क्वायर है वो फिर से बन सकता है माइनस कॉमन लेने के बाद I2, जैसे हमने समीकरण नंबर 1 में किया था। इसी प्रकार जब आप लोग c और c का गुणा करके c स्क्वायर ज्ञात करोगे, वो भी आ जाएगा -I2, जिसको लगा देंगे समीकरण नंबर 3। इसके साथ साथ मुझे कुछ और चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जैसे a गुणा b और b गुणा a की। तो मैं a गुणा b ज्ञात करता हूँ, जो आएगा आयटा 0 0 माइनस आयटा गुणा में b का मान 0 -1 1 और 0 से बना हुआ मैट्रिक्स। इनका गुणा करके देख लेते हैं पंक्ति इंटू स्तंभ से। पंक्ति और स्तंभ का गुणा किया तो यहाँ पर आएगा आयोटा, पंक्ति और स्तंभ का गुणा किया यहाँ पर आएगा माइनस आयोटा, पंक्ति गुणा स्तंभ किया तो यहाँ पर आएगा माइनस आयोटा, और पंक्ति गुणा स्तंभ किया तो यहाँ पर आ जाएगा 0। सॉरी, यहाँ पर जो पहला एलिमेंट आएगा वो भी 0 आएगा। ये हमारे पास आ गया ए बी का मान। और अगर मैं ए बी के मान में देखूं तो इसमें से माइनस आयोटा कॉमन लेने के बाद, कॉमन तो माइनस आयोटा आ रहा है लेकिन हम सिर्फ माइनस ही कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद बन जाएगा 0 आयोटा आयोटा और 0 से बना हुआ मैट्रिक्स। तो ए बी जो बन रहा है, ये माइनस बाहर रहने के बाद जो बाकी मैट्रिक्स बन रही है वो शायद बन रही है सी। ये बन गई समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार हम लोग b गुणा a का मान ज्ञात करेंगे। तो b गुणा a आएगा 0 -1 1 0 से बनी मैट्रिक्स, गुणा में a मैट्रिक्स आएगी आयटा 0 0 और माइनस आयटा से बनी हुई मैट्रिक्स। इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं b a क्या बनेगा। पंक्ति गुणा स्तंभ वाला मेथड लगाया तो आएगा 0 प्लस आयटा और 0 से बना हुआ मैट्रिक्स। अब सिर्फ आंसर को मैच करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देता हूँ। तो माइनस का गुणा करने के बाद ये 0 आयटा और 0 जो बन रहा है ये वापस सी मैट्रिक्स बन रहा है, यानी माइनस बी ए का मान वापस बन जाएगा माइनस सी मैट्रिक्स। ये समीकरण नंबर 5। अब जो मुझे सिद्ध करना है मैं उसके फर्स्ट पर चलता हूँ। समीकरण 1 2 व 3 से आप देखिए तीनों का मान एक जैसा आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर इक्वल क्या बन जाएगा -I2। तो आपको पहली चीज़ यही सिद्ध करनी थी कि इनके मान एक जैसे आएंगे और वो किसके इक्वल आएंगे -I2 के।
दूसरा पार्ट सिद्ध करने के लिए मैं लिखता हूँ समीकरण 4 व 5 से। तो उससे पता लग रहा है कि ए बी और माइनस बी ए की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है, और वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस सी के। ये आपका पार्ट नंबर 2 सिद्ध हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने पहले सारे छोटे छोटे पार्ट की कैलकुलेशन कर ली थी, और उस कैलकुलेशन को मैंने इक्वेशन का नाम देकर और बाद में इसके दोनों पार्ट को सिद्ध कर दिया। आप भी अगर करें तो बिल्कुल इसी प्रकार से कीजिए, जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, जिसको मैंने समीकरण 1 लगा लिया, और अब मैं इसके साथ साथ ए स्क्वायर का मान भी ज्ञात करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे ए स्क्वायर की ज़रूरत है। तो इसी मैट्रिक्स का खुद से मल्टीप्लाई कर लिया, और पंक्ति गुणा स्तंभ वाले मेथड से जब मैं इसको हल करूँगा तो ए स्क्वायर का मान आएगा 8, 5, -5 और 3 से बना हुआ मैट्रिक्स। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 2। अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर एक एफ ए का मान ज्ञात करना है, जो वास्तव में है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i के इक्वल। यहाँ पर i का मतलब एक इकाई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर और ए का जो कोटि है वो 2 गुणा 2 है, तो i भी एक 2 कोटि का इकाई मैट्रिक्स होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ i2। ये सारे मान जो हमारे पास समीकरण 1 और 2 में है, और i2 जो हम जानते हैं, वो सारे मान इसके अंदर पुट करते हैं, जिससे एफ ए की वैल्यू बन जाएगी। तो ए स्क्वायर का मान लिखा 8, 5, -5 और 3 से बना हुआ, माइनस 5a का मतलब a का गुणा कर देता हूँ 5 से, तो यहाँ पर बन जाएगा 15, 5, -5 और 10 से बना हुआ मैट्रिक्स। और 7i2 का मतलब i2 का गुणा 7 से कर दूंगा तो बन जाएगा 7, 0, 0 और 7 से बना हुआ मैट्रिक्स। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो सारी वैल्यू कैंसिल होकर बनेंगी 0, 0, 0 और 0, यानी एक शून्य मैट्रिक्स बन जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके बाद इसका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमें 2 मैट्रिक्स का गुणा 0 मैट्रिक्स करना है सिद्ध। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बात के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि यदि थीटा का मान π/2, 3π/2, 5π/2 आदि हो तो कोस थीटा की वैल्यू बनती है 0। यानी जब जब हम लोग विषम गुणज की बात करेंगे, 1 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा किसका, π/2 का, तो हमेशा कोस का मान क्या बनेगा, 0। इसका मतलब अगर थीटा का रूप विषम पूर्णांक होगा या विषम पूर्णांक गुणज होगा, तो उस स्थिति में कोस थीटा का मान बन जाता है 0। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को आगे करने के लिए इस प्रश्न में एक चीज़ पहले से दी गई है, तो मैं लिखता हूँ दिया गया है कि। ये पार्ट आपके समझने के लिए था, इसको एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से मैं अब लिख रहा हूँ वो आपका क्वेश्चन है। दिया गया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, जो कि आगे जाके कौन बनेगा, वो है 2m-1 π/2, यानी π/2 का विषम गुणज। यहाँ पर लिखा भी है m बिलोंग टू n। इसको लगा दिया समीकरण नंबर 1। अब मुझे जो सिद्ध करना है मैं उसकी LHS ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। कोस स्क्वायर अल्फ़ा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ। LHS है इसकी कोस स्क्वायर अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये एक मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से एक दूसरी मैट्रिक्स भी है, उसमें अल्फ़ा की बजाय बीटा लिखा हुआ है, तो कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर बीटा। इन 2 मैट्रिक्स का हम लोगों को गुणा करना है। गुणा बहुत ही ध्यान से करना है, देखते जाइएगा। पंक्ति गुणा स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, संगत अवयवों का गुणा।
तो पहले आएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा प्लस इनका मल्टीप्लाई, जो आएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस बीटा और साइन बीटा। अब मैं इसके नीचे वाली जो पंक्ति का पहला एलिमेंट उसको लिख रहा हूँ दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का, जो कि बनेगा पहले इनका मल्टीप्लाई, तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कोस स्क्वायर बीटा प्लस इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस बीटा और साइन बीटा। ये जो मैट्रिक्स है उसका मैंने जो पहला स्तंभ है उसको लिखा है। अब मैं दूसरे स्तंभ को लिख रहा हूँ थोड़ा सा हटा के, यानी मैं कर रहा हूँ पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा। तो पहले कोस स्क्वायर अल्फ़ा गुणा कोस अल्फ़ा साइन बीटा से किया, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा प्लस इनका गुणा, इनका गुणा आएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। इसी हिसाब से दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का भी किया, पहले इनका गुणा, जो कि बनेगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा प्लस इनका गुणा, इनका गुणा करूँगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। प्रश्न बड़ा है इसलिए मैंने दोनों स्तंभों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके लिखा है, आप इसको समझने की कोशिश करना। इसके बाद इस पूरे पार्ट में से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। वो चीज़ मेरे हिसाब से जो कॉमन आ सकता है वो है कोस अल्फ़ा और कोस बीटा। कॉमन आने के बाद यहाँ पर बचेगा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। इसी हिसाब से इस पार्ट में से कॉमन लेना है, जो आएगा साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा। उसके बाद जो बचेगा वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये पहला स्तंभ लिखा है मैंने। अब मैं दूसरे स्तंभ के जो एलिमेंट है उसमें से भी कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर कॉमन आएगा साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा, साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा। ये कॉमन लेने के बाद की स्थिति साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा के बाद जो बचेगा वो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। इसी प्रकार से इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही बनने वाला है। कॉमन लेने के बाद कॉमन है साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, और बाकी बचेगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये दूसरा स्तंभ। अभी जो कोष्ठक में कॉमन लेने के बाद बचा हुआ है ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कोस अल्फ़ा कॉस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसी हिसाब से पहले स्तंभ के अंदर दूसरा एलिमेंट बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, और दूसरे स्तंभ में साइन अल्फ़ा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और दूसरे स्तंभ में दूसरा एलिमेंट साइन अल्फ़ा साइन बीटा के साथ बनेगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इस मैट्रिक्स में से कॉमन आ सकता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, वो मैंने कॉमन ले लिया। बाकी मैट्रिक्स के अंदर जो बचेगा वो कुछ इस प्रकार। एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पर साइन बीटा आएगा और यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कॉमन आएगा। इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर बीटा और यहाँ पर आएगा अल्फ़ा। हालांकि इसके एंड
आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस आधार पर यहाँ पर बन जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। अब कोस अल्फ़ा माइनस बीटा का मान बनेगा 0 समीकरण 1 की सहायता से, क्योंकि जो कोण अल्फ़ा माइनस बीटा है वो पाई बटे 2 का विषम गुणज है। और बाकी मैट्रिक्स एज इट इज़ कोस अल्फ़ा कॉस बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये 0 का मल्टीप्लाई जब मैंने सारे एलिमेंट के साथ किया तो सारे एलिमेंट बन जाएंगे 0, जो कि क्या बन रही है एक 0 मैट्रिक्स, जिसको हमने व्यक्त कर दिया 0 से। ये इसकी RHS है और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3 पूर्ण होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने का कष्ट करें। मैं अगला वीडियो जल्दी डालूंगा। इसके साथ साथ क्लास 10th और क्लास जो 11th है उसके वीडियोस भी मैं जल्दी डालूंगा। तो मुझे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।